हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने व्रणशोभ पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करते हैं विद्रती, जिसका मॉडर्न कोरिलेशन है एब्सिस। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर व्रणशोभ नहीं पूछा गया तो आपसे ये पूछा जा सकता है। जैसे इसका नेक्स्ट टॉपिक में आपको नाड़ी व्रण पढ़ाऊंगी। सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। ये जो अगली क्लास और तक जो 4-5 टॉपिक चलने वाले हैं, इनमें क्या है, कोई कोई भी एक टॉपिक से आपको बड़ा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा फोकस्ड रहें इन टॉपिक्स पर, अच्छे से इनको पढ़ें। ठीक है, तो विद्रति के बारे में बात करते हैं, इसकी निरुक्ति की। विदयति इति विद्रति, यानी कि जिसमें विदा हो, जिसमें पस बने, जिसमें विदा हो, बर्निंग हो, जलन हो, कुछ भी आप जो समझे। विदाह का मतलब यही होगा, बर्निंग, है ना। तो जिसमें विदा हो, विद्रधि क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि विदा होता है, इसमें बर्निंग भी होती है, पेन भी साथ में रहता है, इसलिए इसको विद्रधि या एब्सिस कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, कोटेशन भले ही याद मत करना। आचार्य चरक ने क्या बोला है कि अगर किसी कारण से, किसी भी निदान की वजह से या और किसी भी रीजन की वजह से, अभिघात की वजह से अगर रक्त की ज़्यादा दुष्टि हो जाती है, तो रक्त कैसा होता है, उष्ण स्वभाव का होता है। तो ज़्यादा दुष्टि होने के कारण उसमें शीघ्र ही विदा हो जाता है और शीघ्र ही पाक हो जाता है, और विदा और पाक होने के बाद जो रोग बनता है उसको हम विद्रति कहते हैं। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग रक्त की अति दुष्टि होने के कारण रक्त में शीघ्र विदा होगा, उसका एक जगह स्थित होकर के, इकट्ठा होकर के उसमें पाक हो सकता है, और उससे जो बनेगा उसे हम विद्रति कहते हैं। निदान क्या होंगे, त्रिदोष को कुपित करने वाले सारे निदान इसमें होंगे। जैसे कि शीत पदार्थ का सेवन, उष्ण पदार्थ का सेवन, विदाही अन्न का सेवन, रुक्ष, शुष्क, अति भोजन विरुद्ध, जो भी निदान आपको आयुर्वेद में पता हो वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो। त्रिदोष की वजह से ही होगा, और जितने भी निदान जिनकी वजह से रक्त दूषित होता हो, सारे निदान विद्रधि के रहेंगे। संप्राप्ति क्या है कि सभी दोष अत्यंत मात्रा में कुपित होकर के कहाँ चले जाते हैं, अस्थि धातुओं में स्थित हो जाते हैं। दोष कहाँ स्थित होंगे, अस्थि में स्थित होंगे, और अस्थि में स्थित रह करके उस एरिया के, पर्टिकुलर एरिया के रक्त को, मांस को, मेद को, इन सबको दूषित करते हैं, और दूषित करके भयंकर शोथ वाली विकृति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें विद्रति में देखो, शोथ भी मिलेगा, शूल भी मिलेगा, विदा भी मिलेगा, सारी कंडीशन एक साथ मिलेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, विद्रति कहेंगे। फिर इसके भेद की बात करें तो विद्रति के इंपॉर्टेंट भेद आपको याद रखने हैं। 6 भेद होते हैं, जिसमें वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज भेद माना है। रक्तज मानते हुए भी एक भेद क्षतज भी माना है, इम्पोर्टेंट है। कई बार हम रक्तज और क्षतज को एक जैसा ही समझ लेते हैं कि रक्तज या विघातज होगा, लेकिन यहाँ आपको स्पेशली याद रखना है, क्षतज विद्रधि होती है, रक्तज भी विद्रधि होती है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर इसके हम सामान्य लक्षण की बात करें तो विद्रधि का सामान्य लक्षण क्या होगा, महामूलम रुजावंतम व्रंतम च अप्य अथवा आयतम, यानी कि विद्रधि वाला जो स्थान होगा, विद्रधि जहाँ बनेगी, एब्सिस जहाँ बनेगा, वो महामूल वाली होगी, यानी कि उसका जो बेस होगा वो ब्रॉड होगा, बहुत बड़े स्थान में फैली होगी। मूल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, उसका मूल स्थान जो होगा, ओरिजिनेट जो होगी, वो बहुत बड़े स्थान से होगी। वेदना इसमें रहेगी, कैसी, वृत्ताकार आकृति की होगी, आयत भी हो सकती है, वृत्त भी हो सकती है, आयत भी हो सकती है, तो किसी भी स्वरूप की विद्रधि हो सकती है। लेकिन मूल जो होगा इसका ब्रॉड होगा, महामूल होगा, वेदना युक्त होगी, वृत्त भी हो सकती है और आयत भी हो सकती है, शेप इसकी किसी भी तरीके की हो सकती है। फिर इसके भेदानुसार लक्षण की हम बात करें तो भेदानुसार जो इसके लक्षण हैं, वातज विद्रधि में सारे वातज वेदना वाले लक्षण मिलेंगे, कि वायु की वजह से जो विद्रधि है उसका शीघ्र स्थान बोल सकते हैं, शीघ्रोत्थान बोल सकते हैं, चित्रोत्थान, यानी कि कभी उठी हुई, कभी वापस से बैठी हुई, इस तरीके से वायु की वजह से फील होगी। स्थान, वो स्थान किस कलर का दिखाई देगा, कृष्ण अरुण वर्ण का, परुष होगा। ये तो देखो सब में सेम रहने वाले हैं। मैंने आपको वातज शोथ भी पढ़ाया, वहां भी सेम ही लक्षण मिलेंगे, ये भेद वाले। तो विद्रधि में भी सेम ही लक्षण मिलेंगे, नाड़ी ग्रंथ पढ़ाऊंगी वहां भी सेम ही मिलेंगे, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि भेद के अकॉर्डिंग तो वही ऑलमोस्ट सेम ही लक्षण प्रकट होते हैं। वायु बढ़ी हुई है इसीलिए वेदना ज्यादा होगी, और अलग अलग तरीके से इसमें पाक वाली वेदना देखने को हमें मिलेगी। पित्तज विद्रधि में इंपॉर्टेंट याद रखना, ये पक्व उदुम्बर संकास होती है। पक्व उदुम्बर संकास जो है, इसका वर्ण दिखाई देगा,
श्याव वर्ण की हो सकती है। पित्तज विद्रति जिस व्यक्ति को होगी उसको ज्वर, दाह और उसमें शीघ्र ही वृद्धि होगी। विद्रति के अंदर पित्तज विद्रति में शीघ्र वृद्धि होगी, शीघ्र ही उसमें पाक होगा। कफज विद्रति की आकृति शराब के सदृश होगी, जिस तरीके का ये शराब होता है इस आकृति की दिखाई देगी। श्वेत वर्ण की होगी, शीत होगा विद्रति वाला स्थान, कठोर होगा, वहां पर कफ बढ़ा हुआ है इसीलिए वायु कम होगी, इसीलिए वेदना क्या रहेगी, कम होगी। और चिर उत्थान, बहुत लंबे टाइम बाद उसके अंदर उत्थान होगा। सन्निपात में विविध वेदना, अलग अलग तरीके के श्राव, विशाल उसका आकार होगा, विषम पाक यानी कि कभी शीघ्र पाक, कभी जो है चिर पाक होगा, ठीक है, कभी चित्रोत्थान होगा, कभी चिरोत्थान होगा। तो वो कौन से दोष की डोमिनेंसी रहेगी उस अकॉर्डिंग देखने को आपको मिलेगा। फिर बात करें आगंतुक विद्रति किस वजह से हो सकती है, जैसे कोई घोड़े की सवारी कर रहा है उस पर से गिर गया, कहीं से चोट लग गई, किसी शस्त्र से प्रहार कर दिया, आदि कारणों से जो व्रण उत्पन्न होते हैं, या फिर अपथ्य के सेवन से भी आगंतुक विद्रति हो सकती है। तो इन निदानों की वजह से अपथ्य के सेवन से शरीर में वात का प्रकोप होगा, वात का प्रकोप होकर के रक्त यानी कि निदान कौन रहेगा आगंतुक विद्रति में, निदान आगंतुक होते हैं, तो उसकी वजह से रक्त और पित्त दोनों विकृत होते हैं। ज्वर, दाह, तृष्णा और विद्रति के सभी लक्षण यहाँ उपस्थित रहेंगे। आगंतुक विद्रति को ही हम क्षतज विद्रति कहेंगे। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैडम ने भेद में तो क्षतज बताया और यहाँ पे पढ़ाया आगंतुक है, तो क्षतज ही आगंतुक है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आती है रक्तज विद्रति। रक्तज विद्रति में जो स्फोट बनेंगे, जो फफोले बनेंगे उस विद्रति के स्थान पर वो कृष्ण वर्ण के होंगे, श्याव वर्ण के होंगे, और रक्त में शीघ्र विदा होने के कारण वहां पर तीव्र दाह, ज्वर, वेदना और पित्तज विद्रति के समान विद्रति में हमें लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसमें विद्रधि में श्राप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से याद करना। ये आईपीसीटी में भी पूछा जा सकता है, या आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। जो वातज विद्रधि होगी वहां से तनुश्राव होगा, हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। वातज विद्रधि में तनुश्राव होगा, पित्तज विद्रधि में पीत श्राव होगा, कफज विद्रधि में श्वेत श्राव होगा। जैसा दोष वैसा श्राव। चरक ने क्या बोला है, लेकिन ये बात याद रखनी है, चरक ने पित्तज विद्रधि, बाकी श्राव तो सेम बोल दिए, लेकिन पित्तज विद्रधि में तिल, मास, कुलत्थोदक सन्निभम श्राव, ये पूछा जाता है आईपीसीटी में। पित्तज विद्रधि में तिल, मास, कुलत्थोदक सन्निभम श्राव किसके अकॉर्डिंग है, या तो आचार्य का नाम पूछ लेंगे या पूछ लेंगे चरक के अकॉर्डिंग पित्तज विद्रधि में होने वाले श्राव को बताइए। तो तिल, मास, कुलत्थोदक सन्निभम श्राव जो होता है वो पित्तज विद्रधि में हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात थी भेदानुसार विद्रधि की, ठीक है। फिर साथ साथ में आपको यहाँ पे चिकित्सा भी बता देती हूँ। जैसे वातज विद्रधि है, वातज विद्रधि है तो वहाँ पे आप पहले स्वेदन कराइए, रक्त मोक्षण करा सकते हैं, क्योंकि रक्त में विधा की वजह से होती है, दूषित रक्त के कारण विद्रधि होती है, तो आप दूषित रक्त को बाहर निकालने के लिए रक्त मोक्षण करवाइए। जब उसका पाक हो जाए तो भेदन करा के पूरी पस को बाहर निकाल दीजिए। पित्तज विद्रधि में जलोकापचरण करा सकते हैं, पाटन कर्म करा सकते हैं, करंजादि, शीत आदि ग्रंथ का आप वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। कफज विद्रधि में आप अलाबू से रक्त मोक्षण करा सकते हैं, शिरावेद करा सकते हैं, और रक्तज और आगंतुज विद्रधि की चिकित्सा आपको पित्तज विद्रधि के समान ही करनी है। क्लियर है बात। तो ये आपका जो विद्रधि है वो चिकित्सा, लक्षण, भेद, संप्राप्ति सहित ये हुआ पूरा। फिर हम इसी में एक और विद्रधि आती है, वो है अभ्यंतर विद्रधि या अंतः विद्रधि। ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस टॉपिक का। तो अहितकर आहार विहार के कारण दोष कुपित होते हैं, कुपित होकर के वो गुल्म के स्वरूप की व वाल्मीकि के समान ऊंची उठी हुई अंतः विद्रधि को उत्पन्न करते हैं। जब भी शरीर में अहितकर आहार विहार का सेवन किया, निदान का सेवन किया, शरीर में दोष कुपित होंगे, कुपित होकर के क्या करते हैं, जैसे गुल्म आकृति का वो एक अंतः विद्रधि आंतरिक धातुओं में, चाहे वो वृक्क में बना देंगे, चाहे उसे बस्ती में बना दे, नाभि में बना दे, कुक्षी में बना दे, पृष्ठ में बना दे, यानी कि स्पेशली जो कोस्ट वाले रीजन में जो विद्रधि बनती है उसको हम अंतः विद्रधि कहते हैं। कैसे दिखाई देती है, गुल्म के स्वरूप की, वाल्मीकि के समान दिखाई देती है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अंतः विद्रधि के स्थान। या तो आपसे 2 मार्क्स में यहाँ पूछा जा सकता है, वरना एआईपीसीटी में तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। तो अंतः विद्रधि के आचार्य सुश्रुत ने कितने स्थान माने हैं, 10 स्थान माने हैं। कौन कौन से हैं याद करना है, कोटेशन सभी को। गुदे, बस्ती, मुखे, नाभ्याम, कुक्षौ, वंक्षणयोस्तथा वृक्कयो यकृते, प्लीहीन हृदये, क्लोमनी वा तथा।
10 स्थान बोले हैं, एक एक करके सारे स्थान की बात करेंगे। अंतः विद्रदी जो है, सभी ने 10 स्थान बताया। अंतः विद्रदी जो है, यानी कि पहले हम देखेंगे गुद में होने वाली विद्रदी। अगर गुद में अंतः विद्रदी हो जाती है तो क्या लक्षण आएंगे, एक एक स्थान के अकॉर्डिंग हम लक्षण देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो अगर गुद में विद्रदी होती है तो गुद में विद्रदी होने से वायु का निरोध हो जाएगा, यानी कि गुदे वात निरोधस्तु। अगर किसी व्यक्ति की गुद में अंतः विद्रदी हो गई है तो वहां पे अपान वायु या वायु का क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बस्ती में अंतः विद्रदी हुई है तो बस्तव कृक्ष अल्प मूत्रता, मूत्र करने में क्या होगी, उसको कठिनाई होगी। नाभि में हो गई है तो नाभ्याम हिक्का तथा आटोप, नाभि में अगर विद्रदी हुई है तो हिक्का और आटोप दोनों लक्षण देखने को मिलेंगे, क्योंकि नाभि वाले एरिया में ही क्या है, डायफ्राम है, इसीलिए हिक्का वहां से रिफ्लेक्स होगी। और आटोप जो है वहां पे विद्रदी हो गई है तो विद्रदी वायु का मार्ग अवरोधित कर लेगी, इसीलिए आटोप भी हो जाएगा। कुक्षी में अगर विद्रदी हुई है तो वात का प्रकोप होगा, तो कुक्षौ मारुत कोपनम, वात का प्रकोप होगा। तो याद रखना है, वात का प्रकोप तो कहाँ हो रहा है, कुक्षी में अगर अंतः विद्रदी हुई है तो, और गुद में अंतः विद्रदी हुई है तो वहां पे वात का क्या हुआ है, अवरोध हुआ है। अगर कटी में, पृष्ठ में और वंक्षण, सॉरी अगर वंक्षण में अंतः विद्रदी हुई है तो क्या होगा, कटी पृष्ठ में ग्रह होगा। तो कटी पृष्ठ ग्रहस तीव्रो वंक्षणो, वंक्षण में अगर अंतः विद्रदी हुई है तो कटी व पीठ में क्या होगा, तीव्र जो है जकड़न या ग्रह हो जाएगा। अगर वृक्क में अंतः विद्रदी हुई है तो वृक्क यो पार्श्व संकोच है, वृक्क में अंतः विद्रदी हुई है तो पार्श्व का संकोचन हो जाएगा। प्लीहा में अगर अंतः विद्रदी होती है तो प्लीहा उच्छ्वास अवरोधनम, प्लीहा में अंतः विद्रदी होने पर श्वास का अवरोध हो जाएगा। फिर क्या आता है, हृदय के अंदर हुई है तो सर्वांग प्रग्रह तीव्रो हृदय शूली दारुणा, हृदय में अंतः विद्रदी हुई है तो पूरे शरीर में जकड़ाहट हो जाएगी और शूल होगा हृदय में। अगर यकृत में अंतः विद्रदी हुई है तो सारे लक्षण इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। यकृत में अंतः विद्रदी हुई है तो श्वास और तृष्णा होगी, और अगर कुलोम में हुई है तो पिपासा या तृष्णा, एक ही बात है। ये लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है ये सारे, आपको अच्छे से याद करने हैं, एक बार में याद नहीं होंगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि अगर अस्थि और मज्जा के अंदर विद्रदी हो जाती है तो ये जो अस्थि मज्जा वाली विद्रदी है, मैं आपको इसका मॉडर्न कोरिलेशन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी सर्जरी सेकंड में, वहाँ पे इसका मॉडर्न कोरिलेशन आएगा। लेकिन अभी यहाँ बात कर लेते हैं, अस्थि मज्जा में अगर विद्रदी होती है तो यदि अस्थि में विद्रदी है और आपने चिकित्सा नहीं की, किसी कोई आपके पास रोगी आया, उसकी अस्थि में विद्रदी थी, आपने टाल दिया, उसकी चिकित्सा नहीं की, तो वो अस्थि की विद्रदी और आभ्यंतर जाएगी। अस्थि के अंदर कौन रहता, किसका स्थान है, मज्जा का। तो वो क्या करेगी, अस्थि की विद्रदी मज्जा का भी पाक कर देगी और पाक हो जाएगा, और पाक के कारण पूय जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, अस्थि के अंदर यानी कि मज्जा के साथ मिलके अस्थि के अंदर ही रहेगा, जिस वजह से रोगी को बहुत ज्यादा बर्निंग होगी, जलन होगी। इस व्याधि में रोगी चिरकाल तक कष्ट सहन करता है। जब इस अवस्था में, अब खुद से तो उसकी पूरी बाहर निकलेगी नहीं, इसलिए आपको सर्जरी के द्वारा वहाँ कट लगा करके पूरी को बाहर निकालना पड़ेगा, और जब पूरी बाहर निकल जाएगी तो उसके रोग की शांति हो जाएगी, ठीक है। तो अस्थि मज्जा में अगर विद्रदी हो जाती है तो उसमें शीघ्र पाक होता है। क्यों क्यों पाक होता है, क्योंकि पस को बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता, इसीलिए हमें शल्य कर्म के द्वारा वहाँ पे कट लगा के पूरे को बाहर निकालना पड़ता है। तब क्या करना है, तब मेद स्निग्ध, जो वहां पर जो मेद है, स्निग्ध श्वेत शीत गुरु श्राव अस्थि भेदन करने पर निकलता है। तो आपने शल्य कर्म करके जो अस्थि पर चीरा लगाया, अस्थि पर कट लगाया, जो पूरी निकलेगी तो वहां से किसके जैसे श्राव निकलेगा, मेद के समान स्निग्ध श्वेत शीत गुरु श्राव अस्थि का भेदन करने पर बाहर निकलता है। यह व्याधि सर्वदोष युक्त होती है। तो अस्थि मज्जागत विद्रति में श्राव कैसा निकलता है, मेद के समान स्निग्ध श्वेत शीत गुरु श्राव निकलता है। फिर बात करें स्तन विद्रति की, तो स्तन विद्रति हर किसी में नहीं होती है, गर्भिणी और प्रसूता में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो गर्भिणी है या प्रसूता स्त्रियों के स्तनों की शिराओं में क्या होता है, दोष का प्रकोप हो जाता है, जिससे स्तन विद्रति उत्पन्न होती है। और जब विद्रति होगी तो वहां पर स्रोत कैसा होगा, घन होगा। कुमारकाओं में जो कन्याएं होती हैं उनके अंदर स्तन विद्रति नहीं होती है, क्योंकि उनकी स्तनवायी शिराओं के मुख
कैसे होते हैं, सूक्ष्म छिद्री होते हैं, इसलिए वहाँ पे विद्रदी का फॉर्मेशन या एब्सिस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। फिर आती है एक और विद्रदी, वो है आभ्यंतर रक्तज विद्रदी। इसमें क्या होता है, जिन स्त्रियों का अगर गर्भपात हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, उन जिनका प्रसव योग्य समय पर हुआ है, मतलब या तो जिनका गर्भपात हो गया हो, जिनका प्रसव डिलीवरी हुई हो, उनमें शीत रूपशादी ऐसा अगर आपने आहार विहार उनको करा दिया, उसकी वजह से दाह ज्वर युक्त भयंकर रक्तज विद्रदी उनके अ, उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम परप्यूरियल एब्सेप्सिस कह सकते हैं। योग्य समय तथा ठीक समय पर प्रसव न होने पर भी प्रसवकालीन रक्त बाहर नहीं आ पाता है, अंदर ही पड़ा रहता है, शरीर में ही रह जाता है, तब वो क्या करता है, रक्तज विद्रदी या मक्कल शूल को उत्पन्न करता है। तो जो मक्कल शूल जो होता है, वो रक्तज विद्रदी की ही बढ़ी हुई स्टेज होती है। यह विद्रदी 7 दिन में अगर ठीक नहीं होती है तो उसके अंदर पाक हो जाता है। तो अभ्यंतर रक्तज विद्रदी किस में देखने को मिलेगी, या तो गर्भिणी में देखने को मिलेगी या प्रसूता में आपको देखने को मिलती है, जो अहितकर आहार विहार के सेवन की वजह से होती है। और किसी का प्रसव हुआ है, डिलीवरी हुई है, पूरी तरीके से प्लेसेंटा को और ब्लड को पूरी तरीके से यूट्रस को क्लीन नहीं किया गया, तो वो रक्त वहाँ पे पड़ा पड़ा विद्रदी का निर्माण कर देता है। फिर हम विद्रदी की साध्य साध्यता की बात करें तो सन्निपातस्वायी विद्रदी असाध्य होती है, मर्मगत विद्रदी कष्टप्रद होती है, हृदय नाभि और बस्ती, ये 3 मर्मों में होने वाली जो विद्रदी होती है वो मृत्यु कारक होती है। चिकित्सा कैसे करेंगे, सबसे पहले विद्रदी में है क्या, पूय भरी हुई है, तो आपको भेदन कर्म करके पूय का विस्रावण कराना है, ड्रेनेज कराना है, उसके रक्त जो दूषित है उसको बाहर निकालने के लिए जलौका का प्रयोग करना है, उष्कादि गण के प्रक्षेप से गुण वर्णादि क्वाथ का पान कराना है, करंजादि घृत और तेलवक घृत का हमें क्या करना है, बाह्य प्रयोग करना है। तो ये जो थी विद्रदी का आयुर्वेदिक पोर्शन था। फिर इसका मॉडर्न कोरिलेशन है, इसका मॉडर्न कोरिलेशन है एप्सिस। विद्रदी या एप्सिस का मॉडर्न कोरिलेशन की बात करते हैं। एब्सिस क्या है, एन एब्सिस इज अ कलेक्शन ऑफ पस इन द बॉडी। अगर बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में अगर पस का कलेक्शन हो रहा है, पस एक्यूमुलेट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिस हो गई है। ये एब्सिस 3 टाइप की हो सकती है, पायोजेनिक यानी कि बैक्टीरिया की वजह से, पाया एमिक या कोल्ड एब्सिस। इसके 3 टाइप हो सकते हैं। जैसे हमने विद्रदी के 6 वेद पढ़े, उसी तरह मॉडर्न के अकॉर्डिंग एब्सिस जो होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले हम पायोजेनिक एब्सिस की बात करते हैं। तो जो पायोजेनिक एब्सिस है वो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट एब्सिस है। इसमें होता क्या है कि यदि कोई वुंड पेनिट्रेटिंग हो, जैसे कि कोई वुंड बना है और उससे कोई इन्फेक्शन इस वुंड के थ्रू अगर बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है, यानी कि ओपन वुंड है, अब जैसे धूल मिट्टी के कांटेक्ट में या किसी खराब सरफेस के कांटेक्ट में आया तो यहाँ से इन्फेक्शन जो होगा बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो यदि कोई वुंड पेनिट्रेटिंग है तो उसमें डायरेक्ट इन्फेक्शन होने पर जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर कर जाता है, जिससे उसके अंदर क्या बना देता है, एब्सिस का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, पैथोलॉजी क्या है, जैसे किसी भी एजेंट का सुपोरेटिव इन्फेक्शन हुआ उस वुंड से, वो बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, इसकी वजह जैसे ही इन्फेक्टिव मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करेगा, वो धीरे धीरे जितनी भी सेल्स हैं उनकी डेथ करना शुरू कर देगा और उन सेल का क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन हो जाएगा। लिक्विफिकेशन होने पर क्या होता है, टिश्यू सेल व एक्सुडेट दोनों को, जो पायोजेनिक यानी कि बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है वो टिश्यू की सेल्स को और बाहर जो मीडियम में जो एक्सुडेट प्रेजेंट है दोनों को ही किल कर देता है। किल करने के बाद जो डेड टिश्यू है, यानी कि जिनको जो बॉडी की सेल को वो डेड कर चुका है, उनका लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और उनका लिक्विफिकेशन होते टाइम एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। ये कहाँ से रिलीज होता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी से ये एंजाइम रिलीज होता है। ये एंजाइम रिलीज होता है तो ये एंजाइम ही आगे जाके क्या बनाता है, पस बनाता है। ये क्या है, येलो एल्केनाइन फ्लूइड है, सिक्रीट कॉल्ड पस, इसी को हम क्या कहते हैं, पस कहते हैं। पस में लिविंग एंड डेड ल्यूकोसाइट व बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो पस के अंदर हमारी खुद की बॉडी की ल्यूकोसाइट्स भी होती हैं और लिविंग या डेड फॉर्म में बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पायोजेनिक एब्सिस की पैथोलॉजी इस तरीके से रहती है।
कोई भी इन्फेक्टिव मटेरियल बॉडी में एंटर करता है, बॉडी में एंटर करने के बाद वो टिश्यू की सेल को किल करना शुरू कर देता है। जैसे ही टिश्यू या सेल्स किल होती हैं, वहाँ से उनका लिक्विफिकेशन होता है, फिर एक एंजाइम रिलीज होता है जिससे पस का फॉर्मेशन या वही एक क्या है, पस है। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं पायोजेनिक एब्सिस के? सबसे पहले कार्डिनल फीचर क्या मिलेगा इसका? कार्डिनल फीचर ऑफ इन्फेक्शन, वही इन्फ्लामेशन के आपको 4 साइन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन जरूर होगा। तो र्यूबर, डॉलर, केलोर, ट्यूमर ये देखने को मिलेगा। इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन, जो भी उस पर्टिकुलर सेल का टिश्यू का काम था वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा। वहाँ से वहाँ पे ब्राउनी इडिमा हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो पस बनेगी, वहाँ से जो है पस है वो ब्राउन कलर की निकलेगी। यदि पस जो है वो सुपीरियर फ्लक्चुएशन टेस्ट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर पस है वो एकदम स्किन के कांटेक्ट वाले एरिया पर प्रेजेंट है, यानी कि बाहरी एकदम सुपरफिशियल सरफेस पर पस प्रेजेंट है, तो जब आप उसका सुपरफिशियल फ्लक्चुएशन टेस्ट करोगे पस के लिए, यानी कि उसको फिट करके देखोगे, उसको प्रेस करके देखोगे, तो उसमें फ्लक्चुएशन, उसका मूवमेंट आपको दिखाई देगा। जैसे आपने यहाँ फिंगर रखी तो ये पस मूव करके यहाँ चली जाएगी, इधर रखी तो इधर आ जाएगी। तो फ्लक्चुएशन टेस्ट ऑफ पस पायोजेनिक एब्सिस के अंदर आपको पॉजिटिव मिलेगा। ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप? इनिशियल स्टेज में आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि जो है एंटीजन सॉरी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक दीजिए। मल्टीविटामिन, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे सकते हो। और अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको इंसिजन लगा के वहाँ से पस का ड्रेनेज करना पड़ेगा, यानी कि वही भेदन, और आपको विश्रावन कराना पड़ेगा। पस सैंपल लोगे आप, पस सैंपल लेके पहले तो आपको टेस्ट कराना है कि कहीं ये मैलिग्नेंट तो नहीं है, ठीक है। तो आपको सर्जिकल मेथड से वहाँ पे इंसिजन लगा के ड्रेनेज कराना है और पस का टेस्ट कराना है। फिर आती है पायमिक एब्सिस। पायमिक एब्सिस में क्या होता है? इसमें मल्टीपल एब्सिस का फॉर्मेशन होता है। पायमिक एब्सिस में एक एब्सिस ना बन के कई सारी एब्सिस उस पार्ट पर, पर्टिकुलर एरिया पर बनेंगी। इट इज ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पायमिक एम्बोलाई इन द ब्लड नोन एज पायमिक एब्सिस। पायमिक एम्बोलाई अगर ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है कंटिन्यू, तो उसकी वजह से पायमिक एब्सिस का फॉर्मेशन होता है। इसके कारण क्या होता है? सेप्टिसीमिया हो जाता है। सेप्टिसीमिया क्या है? अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, यानी कि ब्लड के अंदर अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। इन्फेक्टेड ब्लड को आप सेप्टिसीमिया कह सकते हो, और पर्सन को टॉक्सेमिया हो सकता है। तो पायमिक जो एब्सिस है उसके क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे? ये जो होती है सुपरफिशियल प्लेन में फॉर्म होती है, यानी कि स्किन या ऐसी जो सुपरफिशियल जो सरफेस है उन पर होगी। हाई फीवर रहेगा, इसमें राइगर होगा, है ना, टॉक्सिन या टॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे, और डेथ भी इसकी हो सकती है। ट्रीटमेंट में आपको वही देना है, एंटीबायोटिक देनी है, और अगर पस ज़्यादा हो गई है तो उसका क्या कराइए? ड्रेनेज कराइए। फिर उसके बाद आती है कोल्ड एब्सिस। कोल्ड एब्सिस क्या है? मेनली जो होती है वो छोटे बच्चों में, एडल्ट में, या ऑलवेज एसोसिएट विद ट्यूबरक्लोसिस। जिन पेशेंट को टीबी है, बहुत पुराना टीबी है, उनके अंदर कोल्ड एब्सिस आपको जनरली देखने को मिलता ही है, बल्कि ये बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है। ये क्या होता है? अपेक्स ऑफ लंग से, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके लंग्स इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। तो अपेक्स ऑफ लंग से इन्फेक्शन जो है वो सर्वाइकल लिम्फ नोड और टॉन्सिल तक पहुंच जाता है। जिस पर्सन को टीबी है तो उसके लंग्स जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे, इन्फेक्टेड होंगे। तो इन्फेक्शन वहां से चल के कहाँ चला जाता है? सर्वाइकल लिम्फ नोड में और टॉन्सिल में चला जाता है, जिससे वहां पे एब्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है। यह एब्सिस हॉट व पेनफुल नहीं होती है, ना ही इसमें टेंडरनेस प्रेजेंट होती है, यानी कि ना तो इसमें पेन होगा, ना ही यहाँ से हीट निकलेगी, ना ही यहाँ पे टेंडरनेस प्रेजेंट होगी। कॉमन साइट ऑफ कोल्ड एब्सिस क्या देखने को मिलेगा? सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है। यहाँ पर सर्वाइकल लिम्फ नोड पे मेनली आपको कोल्ड एब्सिस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये कहाँ से हो रहा है? लंग्स से ही फैल रहा है, ठीक है। इनिशियली ये सिंगल लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, लेटर ये ग्रुप ऑफ, पहले सबसे पहले सर्वाइकल लिम्फ नोड अफेक्ट होंगे, लेकिन अगर थोड़ा पुराना हो गया तो एक्सला के लिम्फ नोड, लोइन रीजन के, रिब्स के, जॉइंट के जितने भी लिम्फ नोड है सभी अफेक्टेड हो जाएंगे। क्लिनिकल फीचर में क्या मिलेगा? एनीमिया, पर्सन में ब्लड की कमी मिलेगी, वेट लॉस होगा, और इवनिंग में टेम्परेचर बॉडी का राइज अपने आप ही हो जाएगा। ट्रीटमेंट में वही इंसिजन लगाइए, ड्रेनेज कराइए, और एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। अगर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से अगर एब्सिस हो रहा है तो एंटी ट्यूबरकल ट्रीटमेंट आप दे सकते हो।
हो। फिर हम बात करें कि इंसिजन और ड्रेनेज किस तरीके से कराएंगे। तो सबसे पहले इंसिजन IND का इंडिकेशन देखते हैं। एब्सिस एनीवेयर पॉजिटिव फ्लक्चुएशन टेस्ट, जो अभी मैंने आपको फ्लक्चुएशन टेस्ट बताया था कि आपने यहाँ प्रेस किया तो ये पस इधर आ गई, यहाँ प्रेस किया तो ये इधर चली गई। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी एब्सिस वाला एरिया है वहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नहीं। अगर फ्लक्चुएशन टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, पेशेंट को साइट के अकॉर्डिंग पोजीशन में लिटाना है। जिस जगह की एब्सिस हो उस अकॉर्डिंग, उस स्थान को देखते हुए उस पोजीशन में आप उसको बिठा दीजिए, लिटा दीजिए। एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हो। और अगर उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है एब्सिस में, तो आपको भूल के भी इंसिजन और ड्रेनेज नहीं कराना है। प्रोसीजर क्या रहेगा, जिस भी पार्ट पर एब्सिस है वहाँ का पेंटिंग ड्रेपिंग कीजिए, उसको अदर एरिया से आइसोलेट कीजिए। फिर क्या करना है, एनेस्थीसिया देना है। मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट पर एक, जहाँ भी विद्रदी का मोस्ट प्रोमिनेंट उठा हुआ उभरा हुआ पार्ट है वहाँ पे एक इंसिजन लगाइए। जब तक पस खुद से बाहर आ रही है उसको अपने आप ही बाहर आने दीजिए। अगर वो थोड़ी बहुत उसके अंदर रह गई है तो क्या करना है आपको, ग्लव्स पहन करके इंडेक्स फिंगर को कैविटी में अंदर एंटर कराना है और फिंगर को रोटेट करके, सर्कुलरली रोटेट करके कैविटी में जितने भी सेप्टा या जितने भी पस वहाँ पे या जितनी भी एब्सिस वहाँ हो उसको सबको ब्रेक करके आपको बाहर निकालना है। फिर क्या करना है, लिटिल फिंगर को एंटर कराने पर पाल्पेट करके देखना है कि अगर कोई सेप्टा रह तो नहीं गया है, अगर रह गया है तो उसको भी निकाल दीजिए। एक्सेस कैविटी में क्यूरेटर को एंटर कराइए। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ से फ्रेश ब्लड आना शुरू हो जाए, जब वहाँ से एकदम प्योर फ्रेश ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या है कि अब कैविटी में पस नहीं रही है, पूरी पस बाहर जा चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, कैविटी को H2O2 की सिरिंज से पूरा का पूरा क्लीन करना है। ठीक है, जो भी पस वाला पार्ट है उसको सबको रिमूव कर दीजिए। फिर क्या करना है, आपको स्टेराइल एक गॉज पीस लेना है, आयोडीन में डुबो हुआ एक गॉज पीस लेना है। ठीक है, जो कि एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का काम करेगा। और वो जो वुंड बना है उसको पैक कर दीजिए, उसकी स्टेरलाइज वेंडिंग कर दीजिए और उसको हील होने दीजिए। तो इस तरीके से आप विद्रदी या मॉडर्न के अकॉर्डिंग एब्सिस को पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। थैंक यू।